हेडिंग दिया जाए समानांतर प्लेट संधारित्र इसको इंग्लिश में पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कहा जाता है। हेडिंग देंगे समांतर प्लेट संधारित्र पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। ओके, अब देखिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर समानांतर प्लेट संधारित्र, तो आपको ज्ञात होगा, आपको बताया गया था कि अगर दो चालक प्लेट ये समतल चादर एक दूसरे के सामने समानांतर रखा जाए तो इसके बीच में क्षेत्र कितना होगा, इसके लेफ्ट में कितना होगा, इसके राइट में कितना होगा, ये आपको बताया गया है। ठीक है, ये हमें विथ डायग्राम एक्सप्लेन किए थे कि अगर दो समतल चादर एक दूसरे के समानांतर आप रखिएगा, दोनों पर समान आवेश रहे या असमान आवेश रहे, तो उनके बीच में उसके दाएं और बाएं क्षेत्र का तीव्रता कितना होगा। क्लियर है? चलिए इसको लिखते हैं पैराग्राफ चेंज करके। लेकिन जब परिभाषित किया जाए, जब दो समतल चादर, जब दो समतल चादर या प्लेट, जब दो समतल चादर या प्लेट एक दूसरे के समानांतर, जब दो समतल चादर या प्लेट एक दूसरे के समानांतर स्थित हो और अपने अंदर आवेश या ऊर्जा का, अपने अंदर आवेश या ऊर्जा का धारण करें, अपने अंदर आवेश या ऊर्जा का धारण करे, तो उसे समांतर प्लेट संधारित्र, आवेश या ऊर्जा का धारण करे तो उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। उसे समांतर प्लेट संधारित्र कहा जाता है। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे समांतर प्लेट संधारित्र में, समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेट, समांतर प्लेट संधारित्र में दो समांतर प्लेट, दो समांतर प्लेट एक दूसरे से, दो समांतर प्लेट एक दूसरे से अत्यंत ही, एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर, एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं, एक दूसरे से अत्यंत ही अल्प दूरी पर स्थित होते हैं। हो गया बात? अब देखिए इसमें दो तरह का हम लोग पढ़ेंगे, एक पढ़ेंगे एक समान माध्यम के लिए, एक पढ़ेंगे यौगिक माध्यम के लिए। इसका मतलब क्या है समझिए। तो एक समान माध्यम मतलब दो गो प्लेट लेना है, एक प्लस वाला एक माइनस वाला, प्लस वाले को उच्च विभव, माइनस वाले को निम्न विभव। अब इसके बीच में कोई आप पदार्थ रख दीजिए, मोम रख दीजिए, ठीक है, कोई धातु रख दीजिए, आप कोई ऑयल डाल दीजिए। तो अब जब इसमें एक पदार्थ रहेगा, ये दोनों प्लेट के बीच में कोई आप एक पदार्थ डाले हैं, तो इसको कहा जाता है एक समान माध्यम के लिए। लेकिन जब इसके अंदर
बहुत सारा माध्यम हो, जैसे अब ये पहला माध्यम कोई चीज हो गया, फिर सेकंड में आप कोई और ले लिए, थर्ड में कोई और ले लिए, अलग अलग पदार्थ ले लिए, फर्स्ट ले लिए, सेकंड ले लिए, थर्ड ले लिए। तो जब इनके बीच एक से अधिक माध्यम रखेंगे तो इसको क्या कहा जाता है? यौगिक माध्यम के लिए। ठीक है, तो हम लोग दो पढ़ने वाले हैं। पहले पढ़ेंगे एक समान माध्यम के लिए और इसके बाद पढ़ेंगे यौगिक माध्यम। चलिए, तो ए और बी करके यहाँ पे हम लोग अलग अलग कर लेंगे इसको। तो सबसे पहले ए नंबर में लिखा जाए, एक समान माध्यम के लिए, एक समान माध्यम के लिए, एक समान माध्यम के लिए हो गया वाला। इंग्लिश में लिखना होगा फॉर यूनिफॉर्म मीडियम, फॉर यूनिफॉर्म मीडियम, एक समान माध्यम के लिए। अब देखिए, डायग्राम के माध्यम समझते हैं और इसके बाद लिखेंगे, डायग्राम से एक्सप्लेन करना होता है। जब एक समान माध्यम है तो दो प्लेट लेते हैं, अब इस पर प्लस ले लिया जाए, और बगल वाले पे माइनस ले लेते हैं। तो ये बताइए कि समानांतर प्लेट संधारित्र रहे और ये एक दूसरे से कितना दूरी पर रखा हुआ है? d दूरी पर। अब इसके अंदर कोई माध्यम होगा, हवा ही ले लेते हैं। तो हमको क्या करना है, ये दोनों प्लेट के लिए, हमको इस दोनों प्लेट के लिए P बिंदु पर धारिता का मान निकालना है। फिर से एक बार रिपीट कर रहे हैं, दोनों प्लेट के लिए P बिंदु पर आप कह सकते हैं कि सर धारण तो बीच में ही करेगा, तो ये अपने बीच में सेंटर में कितना धारण करेगा इसी के बारे में बताना है। और यहाँ पर माध्यम के रूप में कौन सा ले लिया जाए? एयर, मतलब इसमें जो माध्यम है, माध्यम क्या है? माध्यम हवा ले लेते हैं। अब आप हवा हटा के कुछ भी ले सकते हैं, जहां हवा आएगा वहां पर हम क्या कर लेंगे? हवा के लिए ले लेंगे। अपेक्षित अपवर्तनांक कितना होता है? 1 होता है। ठीक है, तो यहाँ माध्यम ले लिया हम लोग हवा। अब आपको करना ये है कि नेगेटिव वाले को अर्थड कर दीजिए, मतलब भूमि के संपर्क में ला दीजिए। इसको क्या करेंगे, भूमि के संपर्क में ला दी। अब सवाल ये है, सिर्फ माइनस वाला क्यों किए हैं? तो आपको मालूम होगा कि इन निम्न विभव है, अगर आप इसका लेन देन करना होगा तो यही करेगा। ठीक है, क्योंकि इसके पास विभव का मात्रा कम है। ठीक है, तो हमेशा निगेटिव वाले को क्या करेंगे? अर्थिंग से कनेक्ट करेंगे। अब इसी डायग्राम को थोड़ा सा लिखना होगा। डायग्राम बना लीजिए, बोल रहे हैं। नीचे वाला अर्थिंग का सिंबल है। अब ये बताइए कि ये दोनों लाइन जो खींचे हैं ये क्या है? कोई वायर है कि प्लेट है? प्लेट है। हमें समांतर प्लेट संधारित्र नाम दिए हैं, तो याद रखेंगे। आपको देखने पे लाइन जैसा लग रहा है,
ये लाइन नहीं है, ये दो प्लेट है। हो गया बालक, लिखा जाए। हो गया, दीजिए कॉपी, ये भी कॉपी। अब देखिए हमारे पास सामने रख दिए तो आप बोलिएगा सर समतल चादर जैसा है, लेकिन ऐसे कर दिए तो आपको केवल ये फेस दिख रहा है, आपको लाइन जैसा दिख रहा है। बहुत आदमी देखेंगे तो कहेंगे सर कहाँ प्लेट है, तो लाइन जैसा दिख रहा है। तो ध्यान देंगे, लाइन जैसे इसलिए दिख रहा है क्योंकि इसका जो ओरिएंटेशन है, रखने का तरीका है, इस तरीके से रखा गया। अब इसके नीचे एक और प्लेट ले लिए तो आपको केवल लाइन है ना दिखेगा जी। आप फ्रंट व्यू देख रहे हैं तो सामने से तो लाइन ही दिखेगा। तो मान लीजिए पहला प्लेट है, दूसरा प्लेट है, बीच में हवा, तो ये अपने अंदर कितना आवेश का धारण करेगा, यही हमको निकालना है। अब कोई कहे सर हवा हटा के कोई और रखे, कोई दिक्कत नहीं है। अब वैल्यू हवा की जगह दूसरा वाला रखिए, रिजल्ट आपके सामने होगा। चलिए लिखेंगे, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को दिखलाया गया है, दिखलाया गया है, चित्र में समांतर प्लेट संधारित्र को दिखलाया गया है जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं, जो एक दूसरे से स्मॉल डी दूरी पर स्थित हैं। हो गया वाला, इसी में लिखना होगा समांतर प्लेट संधारित्र का, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल, समांतर प्लेट संधारित्र का क्षेत्रफल कैपिटल ए, क्षेत्रफल कैपिटल ए तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, कैपिटल ए तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व, तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है, तथा आवेश का पृष्ठीय घनत्व सिग्मा है। सिग्मा क्यों लिए समझ में आ रहा है? क्योंकि समतल चादर है, अभी आपको बताएं। लिखेंगे इसी में दोनों प्लेटों के बीच, दोनों प्लेटों के बीच स्थित, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की विद्युतशीलता, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की विद्युतशीलता एप्सिलॉन आर है, आप देख सकते हैं। और हवा के लिए ये एप्सिलॉन आर कितना होता है? 1 होता है, क्योंकि माध्यम का नाम हम लोग क्या लिए हैं? हवा लिए। पैराग्राफ चेंज कर लेंगे बालक, लिखेंगे हमें समांतर प्लेट संधारित्र के, हमें समांतर प्लेट संधारित्र के, समांतर प्लेट संधारित्र के धारिता का व्यंजक, धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, धारिता का व्यंजक प्राप्त करना है, डैश दे दीजिए। अब देखिए हमको निकालना है कि इसका धारिता कितना है। धारिता मतलब धारण करने का क्षमता, बिल्कुल। अब ये बताया जाए बालक कि अगर दो प्लेट पर, एक पर प्लस बेस है, एक पर माइनस, तो इसका
विद्युत क्षेत्र ऊपर बनेगा, नीचे बनेगा कि बीच में बनेगा? दोनों पर अलग अलग आवेश है, तो विद्युत क्षेत्र कहाँ बनेगा? ऊपर, नीचे या बीच में? बीच में बनेगा। कितना बनेगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यों बीच में बनेगा? क्योंकि क्षेत्र हमेशा प्लस और माइनस के बीच में होता है। अगर दोनों पर समान आवेश लेते हैं तो बीच में क्षेत्र ही नहीं होता, क्योंकि समान आवेश में क्या होता है? प्रतिकर्षण। तो याद रखेंगे विद्युत क्षेत्र बीच में होगा। कितना होगा? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो आप पढ़े थे, समझिएगा, आपसे अगर पूछा जाए कि दोनों के बीच में क्षेत्र बताइए, तो आपने बताया सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्या यहाँ पर एप्सिलॉन आर लिख सकते हैं कि नहीं? बिल्कुल, क्योंकि हवा था तभी हम लोग एक कर लिए थे। अगर ये हवा नहीं रहेगा, कह देगा अल्कोहल है, कह देगा किरोसिन है, कोई और दूसरा मटेरियल है, तो इसको आप बंद कर दीजिएगा नहीं। तो याद रखेंगे हम लोग जो पढ़े थे उसमें इसका वैल्यू 1 था, तो इसीलिए डायरेक्ट हम लोग क्या लिखे थे? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। लेकिन यहाँ इसको लेके चलना है, कारण कि हो सकता है कोई हवा नहीं डाले, कोई दूसरा माध्यम मोम डाल दे, प्लास्टिक डाल दे, कोई ऑयल डाल दे, तो इस स्थिति में ये वैल्यू चेंज हो जाता है। तो लिखेंगे पैरेलल चेंज करके, पैरेलल चेंज करके लिखा जाए P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, P बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और ये होगा E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। ये पीछे पढ़ा दिया गया है आपको। E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर। हो गया वाला? एप्सिलॉन नॉट का नाम बताइए। बहुत अच्छा। और एप्सिलॉन आर? मतलब अपेक्षिक या सापेक्षिक, यही ना बाबा? सही। चलिए लिखेंगे इसके नीचे, यदि दोनों प्लेट के बीच विभवांतर, यदि दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी हो तो, यदि दोनों प्लेट के बीच विभवांतर भी हो तो, और डैश दे देंगे। हमको ये बताइए बालक, यहाँ विभव का अंतर है कि नहीं है? बिल्कुल है, एगो माइनस है एगो प्लस है। माइनस को निम्न विभव, प्लस को उच्च विभव कहा जाता है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि V बराबर E इंटू डी, V इक्वल टू E इंटू डी, और V बराबर E का वैल्यू यहाँ से उठा लेंगे, तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन आर इंटू डी, समीकरण 2। अब यहाँ पर आपको ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि सर E कहां से लिख दिए, V बराबर E इंटू डी कहां से आ गया? तो देखिए इसके लिए इधर आते हैं। देखिए यहाँ पर आप E इक्वल टू माइनस डीवी अपॉन डी आर पढ़े थे, याद है? तो हम बोले थे कि माइनस जो है ये तो क्षेत्र का डायरेक्शन बताता है, तो माइनस का यहाँ काम ही नहीं है, परिमाण हमको लिखना है, माइनस को हटा दीजिए। अब बताइए कि अगर हम यहाँ पर d से d कैंसिल कर दें, d से d, तो E इक्वल टू कितना हो जाएगा? V अपॉन R। तो अगर V निकाले तो क्या होगा? E इंटू R होगा। अब ये बताइए कि इसमें R जब हम लोग पढ़े थे तो क्या लिए थे? दूरी। R क्या था? दूरी। तो यहाँ दूरी कितना है? D है। कोई दिक्कत दोनों में? वहां पर R लिए थे दूरी, यहाँ पर दोनों के बीच दूरी कितना लिए है? D। तो वही R की जगह पर केवल D रखा गया है। कोई दिक्कत बालक? अब E का वैल्यू यहाँ से ले लिए, बगल में D आपका है। ये हो गया समीकरण 2, लिखा जाए।
हो गया वाला, उसको भी लिख लीजिएगा साइड में ताकि मालूम रहे कि कैसे कन्वर्ट हुआ है। चलिए बोला जाए, पैराग्राफ चेंज करके समीकरण 2 के नीचे लिखा जाए, चूंकि प्लेट के इकाई क्षेत्रफल पर स्थित है, चूंकि प्लेट के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, क्योंकि प्लेट के इकाई क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश सिग्मा है, उपस्थित आवेश सिग्मा है, अतः प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल पर, अतः प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित है, अतः प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश, प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित आवेश। तो अब बताइए कि आवेश का पृष्ठीय घनत्व क्या था, तो सिग्मा इक्वल टू चार्ज पर यूनिट एरिया। तो अगर टोटल चार्ज पूछेंगे तो क्या होगा, एरिया इनटू सिग्मा होगा। इसका मतलब प्लेट पर टोटल आवेश कितना है, तो सिग्मा इनटू ए। इसको समीकरण कितना कर लिया जाती है, टोटल आवेश हो गया, लिख लेने वाला। बोला जाए, लिखेंगे इसके नीचे, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। तो ये बताइए धारिता बराबर हम लोग क्या पढ़े थे, तो C इक्वल टू Q अपॉन क्या था, V था। ध्यान देंगे बालक, C इक्वल टू Q अपॉन V। अब यहां से दोनों वैल्यू रख दिए जाए और देखा जाए कितना आ रहा है, लिख लीजिए इसको। अब V पीछे निकाले हैं बालक, आप देख सकते हैं कि V का वैल्यू यहाँ हम लोग निकाले हैं और Q का वैल्यू यहाँ पर है, ये दोनों को यहाँ रखने। तो देखिए तो यही रख दे रहे हैं कि कितना है, A इंटू सिग्मा है और बगल वाला कितना था, बगल वाला था सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू डी। अब इसको सीधा कर लीजिए, 4 स्टेप में कन्वर्ट कर लेंगे, तो इसके लिए अपॉन में 1 डालना पड़ेगा। ये कितना हो जाएगा, तो C इक्वल टू A इंटू सिग्मा अपॉन 1 और ये दोनों ऊपर चला जाएगा, एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर और नीचे बच जाएगा सिग्मा इंटू डी। यहाँ पर सिग्मा से सिग्मा कैंसिल हो जाएगा, ये कितना होगा, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इंटू ए अपॉन डी। यहां से हाँ, इसको समीकरण हम लोग है, ये 3 था, इसको 4। हो गया वाला। तो अब देखिए समीकरण 4 देख के आपको स्पष्ट होगा कि सर C और A जो है समानुपाती का संबंध है। मतलब अगर आपका प्लेट का क्षेत्रफल ज्यादा रहेगा तो ये अधिक मात्रा में आवेश का धारण करेगा। तो लिखेंगे इसके नीचे थोड़ा सा लैंग्वेज,
हो गया नहीं तक 4 तक लिखेंगे। समीकरण 4 एक समान माध्यम वाले, समीकरण 4 एक समान माध्यम वाले, समीकरण 4 एक समान माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की, एक समान माध्यम वाले समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का, धारिता का, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आवश्यक व्यंजक है, आवश्यक व्यंजक है। हो गया बालक। चलिए नोट लिखा जाए, इसके नीचे लिखेंगे नोट। नोट में लिखा जाए यदि माध्यम हवा हो तो, नोट में लिखेंगे यदि माध्यम हवा हो तो, यदि माध्यम हवा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, यदि माध्यम हवा हो तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, धारिता। तो देखिए मानिए कि अगर माध्यम हवा ले लीजिएगा तो हम क्या करेंगे, टोटल में एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना रख देंगे 1। अभी डायग्राम में आप देखे हैं कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना है 1 है। तो अगर हवा रहेगा तो ये धारिता कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट, ई तो 1 हो गया, तो एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी लिख लीजिए नीचे वाले, C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इनटू ए अपॉन डी। क्यों, माध्यम जब हवा हो तो एप्सिलॉन आर का वैल्यू कितना होता है 1 होता है। और आपको ये भी बताए थे कि एप्सिलॉन आर का वैल्यू 1 से छोटा होता भी नहीं, ठीक है, 1 से छोटा होता ही नहीं है, सबसे कम वैल्यू 1 ही होता है। तो ये आपका कंप्लीट हो गया एक समान माध्यम के लिए, ये नंबर में था। अब यहाँ से चलेंगे बी नंबर में, यौगिक माध्यम के लिए, फॉर कंपाउंड मीडियम, यौगिक माध्यम के लिए, ये भी से चले हो गया बालक। चलिए बी नंबर में लिखा जाए बी नंबर में लिखेंगे यौगिक माध्यम के लिए, यौगिक माध्यम के लिए। तो देखिए यौगिक माध्यम का मतलब हो गया एक से अधिक माध्यम, इसको लिखेंगे फॉर कंपाउंड मीडियम, फॉर कंपाउंड मीडियम, यौगिक माध्यम के लिए। हो गया वाला। तो बाकी सब वही रहेगा, केवल विद्युतशीलता यहाँ पर बदल जाएगा। अब 3 लीजिएगा 4 लीजिएगा, जितना लेना होगा उतना विद्युतशीलता लेंगे। डायग्राम बनाए जब अलग, यहाँ पे डायग्राम बनाना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, उसके बाद लिखेंगे। बार-बार ये एक दो तीन हो गए।
बात नहीं, हम इधर बनाना चालू किए, आप इधर बात करना शुरू किए, फिर हो जाए गड़बड़। देखिए यहाँ पर माध्यम यौगिक है बालक, तो मान ली कि इसमें इसका विद्युतशीलता हम लोग लेते हैं एप्सिलॉन 1, इसका विद्युतशीलता लेते हैं एप्सिलॉन 2, इसका विद्युतशीलता लेते हैं एप्सिलॉन 3, और नीचे वाला जो प्लेट है इस पर माइनस वाला आवेश है, और नीचे वाले को आप अर्थेड कर दीजिए, इसको भूमि के संपर्क में ला देंगे हम लोग, भू संपर्कित भी कहा जाता है। डायग्राम बनाया जाए, नए डायग्राम। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दो प्लेट है प्लस और माइनस, और इसके बीच में कुछ अन्य प्लेट भी लिया गया है। क्यों लिया गया है? सब में अलग अलग माध्यम रखने के लिए। अब वहां पर एक ही, ध्यान देंगे, एक ही माध्यम था, तो दोनों प्लेट के बीच का दूरी d लिखा गया था। यहाँ पे 3 माध्यम है, तो दूरी को d1, d2, d3 कर दिया जाए। याद रखेंगे पहले प्लेट के लिए, इन दोनों के लिए दूरी जो होगा इसका नाम क्या रख लिया गया? d1। सेकंड के लिए क्या लिख लिया जाए? d2 लिख लिया जाए, और थर्ड के लिए क्या हो जाएगा? d3। यहाँ 3 ले लिए, d1, d2 और d3। तो d1 वाले में कोई माध्यम होगा, उसका नाम लिख दिया एप्सिलॉन 1, मतलब पहले माध्यम का विद्युतशीलता हो गया, दूसरे माध्यम का विद्युतशीलता और तीसरे माध्यम का विद्युतशीलता। 3 अलग अलग माध्यम है, तो तीनों का विद्युतशीलता अलग। बन गया डायग्राम, लिखा जाए। डायग्राम के नीचे लिखेंगे लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच स्थित माध्यम की चौड़ाई क्रमशः d1, d2 तथा d3 हो, तो माध्यम की चौड़ाई क्रमशः d1, d2 तथा d3 हो, तो इनकी विद्युतशीलता का मान क्रमशः एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 तथा एप्सिलॉन 3 होगा। इनकी विद्युतशीलता का मान क्रमशः एप्सिलॉन 1, एप्सिलॉन 2 तथा एप्सिलॉन 3 होगा। क्यों 3 को लिए हैं? अलग अलग तीनों माध्यम है। पहले वाले में एक ही था, तो एक ही लिया गया था। हो गया बालक। पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, दोनों प्लेटों के बीच किसी बिंदु P पर तीव्रता अब कहिएगा सर तो P नहीं दिख रहा है, कहीं एक पॉइंट ले लीजिए और नाम क्या दे दिया जाए? P। यही पर तीव्रता निकाल लेंगे। क्लियर है बालक? डैश दे दीजिए। अभी तो निकाले थे तीव्रता, प्लेट के बीच में क्या होगा? तो एप्सिलॉन E इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन r। अभी तो बताए थे, ये मान लीजिए कहीं भी यही रख दीजिए, तो एक ऊपर प्लस होगा, एक ऊपर क्या होगा? माइनस। तो यहाँ पर अगर तीव्रता निकालना हो, तो तीव्रता के लिए अभी हम लोग पीछे निकाले थे E इक्वल टू
सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन आर। इसको समीकरण कितना रख लिया जाए 1। सारा एकदम सेम चलेगा, ठीक है। चेंज कहाँ होगा तो इसका डिस्टेंस और एप्सिलॉन 1 एप्सिलॉन 2 एप्सिलॉन 3 आएगा वहीं पर चेंज करेंगे। इसको समीकरण 1 दीजिए, हो गया वाला। इसके नीचे लिखेंगे यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो यदि दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर भी हो तो और डैश दे दीजिए। अब देखे तो यहाँ कौन है 1 2 3, तो यहाँ पर 3 बार 3 वो विभवांतर हो जाएगा। v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3 होगा ना वाला। एक ही था तो एक ही लिए थे, यहाँ 3 है तो 3 लिखना होगा। अब बताइए कि v बराबर इसको E1 D1 इसको E2 D2 और ये E3 D3 हो सकता है। और पीछे रिलेशन निकाल के आपको बताया v बराबर E इंटू D। जब 3 हुआ है तो 3 बार लिखेंगे। अब v बराबर E को हटाना है तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन 1 इनटू D1। कोई दिक्कत वाला? चलिए E2 के लिए सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन 2 इनटू D2। अब तीसरा के लिए लिखेंगे, तीसरा के लिए तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इनटू एप्सिलॉन 3 इनटू D3। सारा एकदम पहले ही जैसा हो रहा है। अंतर ये है कि पहले एक माध्यम था, अब 3 रखे हैं तो 3 ले रहे हैं। कोई कहेगा n माध्यम लेंगे तो n तक बढ़ा दीजिएगा इसी को। अब बताइए सब में क्या कॉमन दिख रहा है जी? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बाहर निकाल लेंगे, v इक्वल टू सिग्मा एप्सिलॉन नॉट को बाहर कर लिया जाए तो अंदर क्या बचेगा d1 अपॉन एप्सिलॉन 1 प्लस d2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और d3 अपॉन एप्सिलॉन 3। ये समीकरण कितना ले लिया जाए? ये समीकरण 2 हो जाए। तो आपको यहां से लिखना होगा, आपको यहां से हो गया वाला। हटा दिया जाए। चलो तुमको समझ में आ रहा है? बोला हाँ सत्तर एकदम भैया सोटा तो भैया पड़ोसी के पास बैठता है बात करने के लिए। यहाँ बैठ हटाया जाए बालक। इसको भी आप लिख लें। तो इतना पीछे वाले में भी आया था। अब इसके बाद क्या किए थे याद कीजिए, टोटल पर आवेश निकाले थे, टोटल प्लेट पर। तो फिर उसी को लेना होगा कि संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित कुल आवेश निकाल के रख देंगे धारिता वाले सूत्र पर। लिखा जाए इसके नीचे प्लेट के
प्लेट के संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित है, संपूर्ण क्षेत्रफल पर उपस्थित है कुल आवेश अधिक, तो आवेश बराबर सिग्मा इंटू ए डायरेक्ट लिख सकते हैं। समीकरण कितना हो जाएगा 3, समीकरण 3। अब V आ गया और Q आ गया, अब धारिता वाला सूत्र यूज हो सकता है, लिखेंगे, लिखा जाए। अतः समांतर प्लेट संधारित्र की, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, अतः समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता और डैश देते हैं। तो देखिए बालक, ये है आपका C इक्वल टू Q अपॉन V। अब C का वैल्यू, Q का वैल्यू यहां से सिग्मा इंटू ए और V का वैल्यू यहां से सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये कितना हो जाएगा D1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। कितना हो जाएगा बात। अब देखिए 4 स्टेप में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1 से डिवाइड कर देंगे। अब ये कितना चेंज होगा, ये चेंज होगा C इक्वल टू सिग्मा इंटू ए अपॉन 1। और ध्यान देंगे ये तो चेंज नहीं होगा, कारण सॉल्व कीजिएगा तब ना इसको हम लोग फ्लिप करेंगे, पलटेंगे। लेकिन यहाँ पर ई जो है 1 2 3 4 चौथा स्टेप ऊपर चला जाएगा। और ये कितना होगा, तो ये होगा सिग्मा नहीं एप्सिलॉन नॉट ना जी, चौथा स्टेप ऊपर चला जाएगा एप्सिलॉन नॉट और नीचे क्या बचेगा सिग्मा D1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और D3 अपॉन एप्सिलॉन 3। यहाँ पर आप सिग्मा से सिग्मा को कैंसिल करा दीजिए, तो C इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट इंटू ए और यहाँ पर कितना हो जाएगा D1 अपॉन एप्सिलॉन 1, D2 अपॉन एप्सिलॉन 2 और D3 अपॉन एप्सिलॉन। यही आपका यौगिक माध्यम के लिए धारिता का समीकरण है। यहां से लिखिए, तो 2 माध्यम के लिए हो गया, एक समान माध्यम में था, एक यौगिक माध्यम। यौगिक माध्यम मतलब एक से अधिक माध्यम का प्रयोग किया गया है इसमें। चलिए, तो यहाँ पे लैंग्वेज बोल दिया जाएगा। यही धारिता का समीकरण है। तो देख सकते हैं माध्यम यौगिक रहेगा तो उसका डिस्टेंस अपॉन उसका विद्युतशीलता, डिस्टेंस अपॉन विद्युतशीलता इस तरीके से रहना है। अगर एक ही माध्यम रहे तब तो और आसान है। कितना होगा एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन आर इनटू ए अपॉन ई। बोला जाए इसके नीचे लिखेंगे समीकरण 4 यौगिक माध्यम के लिए लिखेंगे समीकरण 4 यौगिक माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की यौगिक माध्यम के लिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का
समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का आवश्यक व्यंजक है। धारिता का आवश्यक व्यंजक है। तो ये आपका समांतर प्लेट संधारित्र समाप्त। ठीक है, अब हमारे पास है गोलीय संधारित्र और बेलनाकार संधारित्र। चलिए तो आगे बढ़ते हैं।